ये क्लास लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे शेड्यूलिंग फॉर रियल टाइम सिस्टम्स. सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न 3 concepts. क्या था 3 concepts? वेटेड राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच एंड क्लॉक ड्रिवन. ठीक है. सो उसमें आपका क्लॉक ड्रिवन, सिंपल टाइम ड्रिवन अप्रोच थी. वेटेड राउंड रॉबिन एग्जांपल अभी देखेंगे हम. और लास्ट क्या था? प्रायोरिटी ड्रिवन. प्रायोरिटी ड्रिवन में आपको बताया था 2 टाइप से होती है, फिक्स्ड या फिर डायनामिक. ठीक है. और उनके एल्गोरिदम्स क्या है? Rate monotonic belongs to fixed priority technique and EDF and least slack time belongs to dynamic. ठीक है. तो अभी आप देखो वेटेड राउंड रोबिन, सिंपल राउंड रोबिन और वेटेड राउंड रोबिन में क्या डिफरेंस बताया था आपको क्लास? What is the difference between round robin and weighted round robin? For weighted round robin, the time slot values for each process is different. ठीक है. अगर सिंपल राउंड रोबिन की बात हो रही है तो वहां पे जो टाइम स्लॉट है, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेसर इज असाइंड टू प्रोसेसेस, वो फिक्स्ड होता है. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 ms का वहां पे टाइम स्लॉट है, तो आपके फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस वो टाइम स्लॉट आपका फिक्स्ड रहता है. लेकिन वेटेड राउंड रॉबिन की अगर बात हो रही है तो वहां पे हर एक प्रोसेस के साथ टाइम स्लॉट होगा, बट वो फिक्स नहीं है, मतलब एक ही नहीं है, सबका सेम नहीं है, सबका डिफरेंट टाइम स्लॉट वैल्यूज होती है. ठीक है. प्रोसीजर सेम ही है राउंड रॉबिन के जैसे ही, हमें इसकी शेड्यूलिंग करनी है, ग्रैंड चार्ट पे शो करना है, बट यहाँ पे जो तुम टाइम स्लॉट कंसिडर करोगे वो वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है. अब इसके अंदर वेटेड राउंड रॉबिन का अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो उसके लिए ये 5 कॉलम्स जो है वो आपको कंसिडर करना है, या फिर आपको गिवन ही होगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस आ रहे हैं, P1 P2 P3. नेक्स्ट इज द अराइवल ऑर्डर, क्योंकि राउंड रॉबिन जो होता है आपका वो कैसे वर्क करता है? बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस, अराइवल ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस. सो 1 2 3 यानी कि सिस्टम में पहले 1 आया है T1, आफ्टर दैट P2 आया, उसके बाद P3. नेक्स्ट इज द बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम हमको पता है, बर्स्ट टाइम इज व्हाट? बर्स्ट टाइम इज द कंप्लीशन टाइम, यानी कि कब किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, दैट इज अ बर्स्ट टाइम. तो ये 4 5 5 यानी कि P1 को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 4 ms की रिक्वायरमेंट है, ऐसे P2 को 5 की है एंड P3 को भी 5 की है. उसके बाद यहाँ पे है आपका टाइम स्लॉट. टाइम स्लॉट वेटेड राउंड रॉबिन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए आप डिफरेंट वैल्यू लोगे. सो P1 की जो टाइम स्लॉट है 2 है. इट मींस P1 को जो प्रोसेसर असाइन होगा वो 2 ms के लिए ही असाइन होगा, आफ्टर दैट प्रीएम्प्ट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट प्रोसेस है ऑर्डर में उसको CPU असाइन होगा. तो ऐसे यहाँ पे P2 नेक्स्ट है, तो P2 को प्रोसेसर असाइन होगा, लेकिन उसके लिए भी ये चेक किया जाएगा वो कब प्रीएम्प्ट होगा. वो प्रीएम्प्ट होगा जब उसकी टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. तो 3 यूनिट ऑफ टाइम जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, P2 भी प्रीएम्प्ट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आएगी, वो नेक्स्ट ऑर्डर में जो भी प्रोसेस है उसकी टर्न आएगी. तो यहाँ पे P3 है, तो P3 अपना एग्जीक्यूशन करेगा, वो भी 4 यूनिट ऑफ टाइम के बाद प्रीएम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी टाइम स्लॉट की वैल्यू कितनी है 4 की. 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही एट ए टाइम उसको प्रोसेसर असाइन किया जा सकता है. उसके बाद इन रोटेशन में फिर टर्न आएगी इन सभी प्रोसेसेस की, कब? अगर इनकी एग्जीक्यूशन फर्स्ट राउंड में कंप्लीट नहीं हुई होगी तो. ठीक है. अगर फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो जाती है तो ऑब्वियसली उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर फर्स्ट राउंड में एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है, तो फिर से रोटेशन में यही प्रोसेस आपका रिपीट होगा सबके लिए. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? रिलीज टाइम. रिलीज टाइम क्या है? सिंपल में कब वो प्रोसेस आपका रिलीज हो रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जीक्यूशन किस टाइम पे वो रिलीज हो रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए विद इन द सिस्टम, दैट इज द रिलीज टाइम. ओके. तो यहाँ पे आपका, आप देखो कैसे आप शेड्यूलिंग इसकी शो करोगे. अब राउंड रॉबिन है, हमको पता है ये ऑर्डर कंसिडर करता है, जो भी प्रोसेस पहले आता है सिस्टम में उसी को ही पहले एग्जीक्यूट करता है. तो वो हमें ऑर्डर से पता लगेगा, जो भी आपको गिवन होगा प्रोसेसेस के ऑर्डर, उससे आप देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस पहले आया. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P1 इज द फर्स्ट, तो वो 0 से P1 को ही स्टार्ट करेगा. ठीक है. P1 को शेड्यूल करेगा एट 0. अब यहाँ पे आप एक चीज और की, जो ग्रैंड चार्ट है इसमें कितनी वैल्यूज आपको लेनी है, इनकी कितने यूनिट ऑफ टाइम की एग्जीक्यूशन रखनी है, शो करनी है, तो वो आपको चेक करना विद द बर्स्ट टाइम. ठीक है. बर्स्ट टाइम का जितना टोटल होता है उतना टाइम तक आपको ग्रैंड चार्ट पे वैल्यू शो करनी होती है, क्योंकि उस टाइम में इन सबकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 14 है, तो सिंपली हमें 14 तक इसको शो करना है ग्रैंड चार्ट पे इनकी शेड्यूलिंग. ठीक है.
तो फर्स्ट 0 पे स्टार्ट हुआ P1, क्यों? क्योंकि वो पहले आया है। उसके बाद P1 ने अब कब तक एग्जीक्यूशन करेगा P1, वो पता लगेगा उसके टाइम स्लॉट की वैल्यू पे, ठीक है। P1 की जो टाइम स्लॉट की वैल्यू है वो कितनी है? 2, यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P1 बिना रुके एग्जीक्यूशन अपना करेगा। तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन किया 0 to 1, 1 to 2। उसके बाद 2 पे P1 प्रेम्प्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो टाइम स्लॉट वैल्यू थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब 2 पे P1 नहीं चलेगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट अराइव हुआ है सिस्टम में P1 के बाद, अब उसकी टर्न आएगी, ठीक है। इससे पहले लेकिन P1 का बर्स्ट टाइम देखो 4 है, ठीक है। इसलिए अपने फर्स्ट राउंड में 2 यूनिट ऑफ टाइम की एग्जीक्यूशन कर लिया। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये रिमेनिंग है कि अभी इसका कितना बचा है? 2 मोर, ठीक है। 2 हो गया क्योंकि 2 टाइम स्लॉट था, 2 और रह गया इसका P1 के लिए। इसको प्रेम्प्ट कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट P2 की टर्न आई 2 पे, और 2 पे P2 यहाँ से देखो सिस्टम में रिलीज हो गया। तो 2 पे आपका P2 आया, P2 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब P2 की भी जितनी टाइम स्लॉट वैल्यू है उस टाइम स्लॉट वैल्यू तक वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा, उसको बीच में कोई नहीं रोकेगा। तो P2 ने अपना एग्जीक्यूशन किया। P2 को कितना है टाइम स्लॉट? 3, तो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है एग्जीक्यूशन। तो 2 to 3 P2 ने एग्जीक्यूशन ली, 3 to 4 एग्जीक्यूशन ली, 4 to 5 एग्जीक्यूशन ली, ठीक है। अब 5 पे ये प्रेम्प्ट हो जाएगा। 5 पे प्रेम्प्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका जो टाइम फिक्स किया हुआ है वो 3 ही किया हुआ है, तो 3 ही यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही इसको मिल सकता है सीपीयू एक बार में। उसके बाद उसको प्रेम्प्ट हो जाएगा वो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी टर्न आ जाएगी, ठीक है। तो P2 5 पे प्रेम्प्ट हो गया। अब ये देखो इसकी एग्जीक्यूशन हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसको 5 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। अभी उसने अपना कितना एग्जीक्यूशन कर लिया था? 3 यूनिट ऑफ टाइम का, क्योंकि 3 यहाँ पे वैल्यू थी टाइम स्लॉट की। तो रिमेनिंग कितना है P2 के लिए? अभी 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस P3 रिलीज हुआ सिस्टम में 5 पे P3 की टर्न आई। उसके बाद P3 ने क्या किया? एग्जीक्यूशन लिया कि जितना उसका टाइम स्लॉट वैल्यू है तब तक। तो उसकी टाइम स्लॉट वैल्यू है 4, तो P3 ने 4 यूनिट ऑफ टाइम की एग्जीक्यूशन ली। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 हो गया। अब इसकी एग्जीक्यूशन 9 पे प्रेम्प्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कितना वैल्यू है टाइम स्लॉट की? 4 है। तो 4 तक इसने अपना एग्जीक्यूशन ले लिया, यानी कि 9 तक इसने एग्जीक्यूशन की। अब 4 पे ये भी प्रेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका कितना रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है? दैट इज 1। 4 इसने कंप्लीट कर लिया, इसको 1 और चाहिए, ठीक है। अब होगी, सबकी टर्न आ गई। अब फिर से रोटेशन में यही प्रोसेस रिपीट होगा। सबसे पहले जो प्रोसेस आया सिस्टम में वही पहले स्टार्ट होगा इन रोटेशन ऑल्सो। तो P1 आया था, आपको पता है। तो P1 अब फिर से 9 पे उसकी रीस्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन। तो P1 ने 9 पे अगेन अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। टाइम स्लॉट वैल्यू वही है 2 टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको अभी भी सीपीयू मिल सकता है। तो P1 को कितना चाहिए? रिमेनिंग कितना है इसका? 2 ही है। तो P1 के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शो किया हुआ है 9 to 11, ठीक है। तो इस चीज को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर सेपरेट करके भी लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने लिखा था जो 9 तक, वो सेपरेट करके वहां पे मेंशन किया हुआ है ग्रैंड चार्ट पे, या फिर आप डायरेक्टली भी शो कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे 9 to 11 यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम P1 ने अपना एग्जीक्यूशन लिया। अब इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कितना हो गया? 0, ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा। उसके बाद 11 पे नेक्स्ट प्रोसेस जो अभी रहता था जिसकी एग्जीक्यूशन उसकी टर्न आएगी P2 की। तो P2 का कितना एग्जीक्यूशन रहता था? 2, टाइम स्लॉट है इसका 3, तो ऑब्वियसली ये कर सकता है कंप्लीट। तो P2 ने भी अपना 2 यूनिट ऑफ टाइम में अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। 11 to 12 एंड 12 to 13 तक उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। अब 13 पे लास्ट प्रोसेस जो बचा P2 0 हो गया क्योंकि हो गया कंप्लीट। लास्ट था P3 को सिर्फ एक ही यूनिट बच रहा था। तो 13 to 14 P3 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो देखो जितना इसका टोटल था बर्स्ट टाइम, उतने टोटल में इन सबकी एग्जीक्यूशन आपकी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने एग्जीक्यूशन शो किया है, बस आपको क्या डिफरेंस लिया है यहाँ पे? टाइम स्लॉट वैल्यू सबकी अलग ली है, ठीक है। प्रोसेसर वही है, राउंड रॉबिन में हम यही करते हैं, बस उसमें टाइम स्लॉट सेम रहता है। यहाँ पे टाइम स्लॉट आपका डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो वेटिंग टाइम। आपको कैलकुलेट दी वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना एमसीक्यू के लिए, वेटिंग टाइम का और टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड द बर्स्ट टाइम ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का डिफरेंस से हमें क्या मिलता है? वेटिंग टाइम, ठीक है। अब बर्स्ट टाइम जो है वो आपको गिवन होगा, एग्जांपल में ऊपर दिया हुआ है बर्स्ट टाइम 455। आपको करना क्या है? टर्न अराउंड टाइम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
टर्न अराउंड टाइम का भी फॉर्मूला है आपका क्या, टास्क कंप्लीशन टाइम, यानी कि कब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है सिस्टम में वो टाइम, माइनस अराइवल टाइम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिलीज टाइम। जो रिलीज टाइम भी आपको गिवन होता है, ये दिस इज द रिलीज टाइम, ये और उसका कंप्लीशन टाइम आपको लेना है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो टर्न अराउंड टाइम उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीनों का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो, उससे पहले आपको टर्न अराउंड टाइम चाहिए। तो दिस इज अ P1 P2 P3, इसके लिए टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेशन है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है। तो ये आप गैंट चार्ट से देखेंगे कि P1 की एग्जीक्यूशन कितने यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो रही है। तो P1 यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिया 11 माइनस रिलीज टाइम, जो इनिशियल रिलीज टाइम होगा वो लेना है। रिलीज टाइम जो है P1 का वो है 0। ऐसे ही P2 कंप्लीट कहाँ हो रहा है, कौन से यूनिट पे, 13 पे, तो 13 माइनस इसका रिलीज टाइम ऊपर गिवन है एग्जांपल में 2, तो इसका भी क्या है आपका टर्न अराउंड 11। उसके बाद P3 कंप्लीट कब हो रहा है 14 पे, माइनस इसका रिलीज टाइम है इसका 5, तो यहाँ पे वैल्यू आई 9। तो तीनों का टर्न अराउंड टाइम मिल गया हमको 11 11 9। आफ्टर दैट आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम तीनों के लिए। ठीक है, वेटिंग टाइम में बस जस्ट ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम फॉर P1 11 आया हमारे पास, माइनस बर्स्ट टाइम उसका कंप्लीशन टाइम जो हमको ये गिवन है। बर्स्ट टाइम में यहाँ पे आपके पास क्या है, ये लेना इनिशियल जो वैल्यूज दे रही है, जो रिमेनिंग लिखा हुआ है ये नहीं कंसिडर करना, जो इनिशियल आपको एग्जांपल में वैल्यूज गिवन है वो लेनी है आपकी बर्स्ट टाइम में 455। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P1 के लिए वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम 11 माइनस 47। आफ्टर दैट फॉर P2 का टर्न अराउंड 11 है, माइनस ऊपर बर्स्ट टाइम उसका गिवन है 5 तो 6। ऐसे ही P3 की टर्न अराउंड है 9 माइनस बर्स्ट टाइम है 5, तो कितना आया 4। तो तीनों के लिए वेटिंग टाइम आपको मिल गया। नाउ जस्ट कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम आपको पता है किस कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो इनका टोटल है 17 डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट 5.6। ठीक है, तो आपका जो MCQ एग्जाम है उसमें मेन तो ये है कि क्या होता है वेटेड राउंड रॉबिन, जिसमें हर एक प्रोसेस के पास अपनी एक यूनिक टाइम स्लॉट वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला फॉर वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन है फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम, तो वो आप P अप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है सबके लिए है, कोई भी अगर आप एल्गोरिथम कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम। लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे बिलोंग करता है, डायनामिक से। क्वेश्चंस जो हैं आपके लास्ट टाइम ऐसे ही आए थे, एल्गोरिदम का नेम है जैसे, और वो कौन सी कैटेगरी का, ये आपको सबके लिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो लीस्ट स्लैक टाइम जो है वो डायनामिक का एग्जांपल है। डायनामिक, तो डायनामिक है तो इसमें क्या होगा, जो प्रायोरिटीज होंगी प्रोसेसेस की वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, रन टाइम पे डायनामिकली प्रायोरिटीज प्रोसेसेस की चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, लीस्ट स्लैक टाइम। तो ये क्या कहता है, जिस भी प्रोसेस का स्लैक टाइम सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। स्लैक टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, स्लैक टाइम सबसे कम यानी कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसी प्रोसेस की शेड्यूलिंग करेगा जिसकी स्लैक टाइम वैल्यू सबसे कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्लैक टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लैक टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, MCQ के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्लैक टाइम कैलकुलेशन का। तो ये होता है फॉर्मूला D माइनस T माइनस E डैश, स्लैक टाइम इक्वल्स टू D माइनस T माइनस E डैश। ये तीनों क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट्स आपके यूज हो रहे हैं उसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। D है यहाँ पे डेडलाइन, T क्या है यहाँ पे
रियल टाइम व्हेन द प्रोसेस रिलीजेस, यानी कि टी वो टाइम पीरियड है, वो टाइम है जब कोई भी जॉब या प्रोसेस सिस्टम में रिलीज हो रही है। ठीक है, जैसे अभी आपने इसमें किया था राउंड रॉबिन में, ऊपर दे रखा था आपका रिलीज टाइम 0 to 5, तो ये क्या है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ई डैश। ई डैश क्या है यहाँ पे रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो ई डैश जो है वो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है, लाइक दिस इन राउंड रॉबिन ऑल्सो, जो आपका रहता था 2 to 1, यहाँ पे रिमेनिंग एग्जीक्यूशन थी इनकी। तो इसी तरह से हम इस नेक्स्ट टॉपिक में भी कंसिडर करेंगे रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम फॉर प्रोसेसेस। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस वैल्यू आएगी वो एक प्रोसेस की स्लैक टाइम वैल्यू होगी, और जिसकी भी सबसे कम होगी उसकी शेड्यूलिंग सबसे पहले होगी। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लैक टाइम डी माइनस टी माइनस ई डैश। आफ्टर दैट in this slack time algorithm also a process is represented by 4 parameters। ठीक है, कोई भी प्रोसेस 4 पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है 4 पैरामीटर? फर्स्ट इज द फेज, वैल्यू ऑफ फेज, सेकेंड इज टाइम पीरियड, थर्ड इज एग्जीक्यूशन टाइम, एंड फोर्थ इज डेडलाइन। ठीक है, फेज, जो फेज क्या है यहाँ पे, जो टी जिसकी बात हो रही है इधर वही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टी है ये फिक्स्ड नहीं होगा, टी की जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फेज है जो इनिशियली सबका 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पहले भी यूज किया था ईडीएफ में, और उसमें रेट मोनोटोनिक में क्या होता है टाइम पीरियड, जो ये बताएगा आपको कि कोई भी प्रोसेस सिस्टम में दोबारा कब रिलीज होगा, प्लस उसके क्या क्या स्लॉट्स क्रिएट होंगे, वो आपको टाइम पीरियड वैल्यू से पता चलता है। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन टाइम, ये सिंपल है कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए। नेक्स्ट इज द डेडलाइन, कब तक उसे अपना एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी लास्ट क्लास में, ये सेक्शन में क्या है, P1 जो है यहाँ पे 4 पैरामीटर्स है, फेज है 0, टाइम पीरियड लिया इसका 5, एग्जीक्यूशन टाइम लिया 7, एंड डेडलाइन लिया 4। सो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, अगर आपको स्लैक टाइम, तो यही फॉर्मूला आप इधर पुट करोगे, द वैल्यू ऑफ डेडलाइन 4 माइनस फेज अभी 0 है यहाँ पे तो 0 माइनस एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग, जब कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ एग्जीक्यूट होना तो उसका जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें सिंपली जो आपको एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है वही आप मेंशन करोगे। यहाँ पे जैसे 7 है तो 7 का 7 एज इट इज यहाँ लिखोगे, तो इसको कैलकुलेट किया तो -3, तो इस P1 के लिए अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज इसका जो स्लैक टाइम है वो क्या है -3। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी का स्लैक टाइम मेंशन करोगे, फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स है मैंने पहले ही बोला था आपको, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं इसी सीक्वेंस में ही आपको कंसीडर करना है। जैसे 0 वैल्यू है तो वो फेज की ही रहेगी, 5 है तो वो टाइम पीरियड ही लेना है, 7 है तो ये थर्ड पैरामीटर एग्जीक्यूशन टाइम ही है, और फोर्थ डेडलाइन, तो 4 वैल्यू दैट इज फॉर द डेडलाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्या था, एग्जाम्पल फॉर दिस लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम। क्या है एग्जाम्पल, जैसे सपोज यू हैव 3 प्रोसेसेस। ठीक है, इनकी शेड्यूलिंग आपको शो करना है यूजिंग स्लैक टाइम एल्गोरिथम। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यूज आपको गिवन होगी, P1 P2 P3 की जो 4 पैरामीटर्स है सब आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वर्क करना है, आपको ग्रैंड चार्ट ड्रॉ करना है। ग्रैंड चार्ट में कितनी वैल्यूज लेनी है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बता चुकी हूँ इसको भी, इस चीज को भी। कैसे पता लगता है कितनी वैल्यूज लेनी है, फाइंड द एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड वैल्यूज। ठीक है, जितने भी आपके प्रोसेस हैं उसकी जो टाइम पीरियड वैल्यू है उसका एलसीएम फाइंड आउट करो, जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू आपको ग्रैंड चार्ट पर शो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड वैल्यू है 20, 5, 10, तो इन तीनों का जो एलसीएम है आपका दैट विल बी 20। तो यहाँ पे आप कितनी वैल्यू लोगे, 0 से 20 हो गया फर्स्ट का। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रैंड चार्ट पे टाइम स्लॉट रिप्रेजेंट करना है हर एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, टाइम स्लॉट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड वैल्यू। तो P1 की जो टाइम पीरियड वैल्यू है वो क्या है, टाइम पीरियड कौन सा पैरामीटर होते हैं, यहाँ से देखो टाइम पीरियड जो है वो सेकंड पैरामीटर, तो P1 का जो सेकंड पैरामीटर है उसकी वैल्यू है 20, यानी कि P1 के लिए जो टाइम पीरियड है वो 20 है, तो P1 को रिप्रेजेंट करो।
हमने ग्रैंड चार्ट पे कितना वैल्यू लिया 0 to 20, तो इट मींस इस ग्रैंड चार्ट में P1 के लिए सिर्फ एक ही स्लॉट है क्योंकि उसकी टाइम पीरियड वैल्यू कितनी है 20, तो 0 to 20 P1 का एक स्लॉट है, ठीक है। उसके बाद P2 की टाइम पीरियड वैल्यू कितनी है 5, तो इस ग्रैंड चार्ट में P2 का जो टाइम स्लॉट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, ठीक है, 5 के, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, तो P2 के लिए 4 स्लॉट्स क्रिएट हो गए। 0 to 5 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 पे P2 यहाँ पे आपको लिखना होता है, ये अगेन रिलीज हो रहा है, ऐसे 5 to 10 P2 अगेन रिलीज हो रहा है, फिर 10 to 15 फिर से P2 रिलीज हो रहा है, एंड देन लास्ट इज 15 to 20, ठीक है। लास्ट P3 के लिए, P3 की टाइम पीरियड है 10, तो ऑब्वियसली P3 के लिए यहाँ पे 2 स्लॉट बनेंगे, 0 to 10 एंड 10 to 20, तो वही आप यहाँ पे मेंशन भी करोगे 0 to 10, यानी कि 10 पे P3 सिस्टम में फिर से रिलीज हो रहा है, उसके बाद 10 to 20, फिर 20 पे वो P3 फिर से आगे रिलीज होगा, आगे का हमें शो ही नहीं करना, हमें सिर्फ 20 तक शो करना, ठीक है। तो P3 के लिए यहाँ पे 2 स्लॉट्स क्रिएट हो गए। अब वही कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ भी, सेम जो पहले की थी, कि अपना एक टाइम स्लॉट में कोई भी प्रोसेस सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। A process can execute only once in its given time slot value, तो यहाँ पे आपका जैसे P1 है, सपोज P1 का टाइम स्लॉट 20 है, तो इस 20 टाइम पीरियड में, टाइम स्लॉट में ये सिर्फ एक ही बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही P2 है और ऐसे ही P3 है। P2 का जो टाइम स्लॉट है वो तो 4 स्लॉट है, तो वो 4 स्लॉट में एक एक बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसे P3 के 2 स्लॉट है, तो वो दोनों स्लॉट पे एक एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। अब स्टार्ट करो शेड्यूलिंग करना, वो कैसे होगी, उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा तीनों का स्लैक टाइम, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो पहले शेड्यूल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने स्लैक टाइम कैलकुलेट किया हुआ इस साइड में, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट किया था स्लैक टाइम, कैसे फाइंड आउट करना, इसी फॉर्मूले से d माइनस टी माइनस ई डैश। सो फॉर P1 सबसे पहले d क्या है, P1 की डेडलाइन, P1 की डेडलाइन है 7 माइनस, उसके बाद t क्या है, रिलीज टाइम, इनिशियल सबकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट टाइम जब स्लैक टाइम कैलकुलेट होगा, उस टाइम पे सब जितने भी प्रोसेस आपको गिवन हो सबकी वैल्यू 0 लेनी है, ठीक है। 7 माइनस 0 माइनस लास्ट क्या है, ई डैश, यानी कि रिमेनिंग एग्जीक्यूशन तो अभी इनकी हुई नहीं है किसी की भी, तो जितना एग्जीक्यूशन टाइम आपको गिवन है उतना आप लिखोगे एज इट इज, तो वो कितना है आपका 3, तो इसकी वैल्यू आई 4। उसके बाद सेम P2 के लिए फाइंड आउट किया, P2 की डेडलाइन है 4 माइनस रिलीज टाइम अभी इनिशियली 0 माइनस इनका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन टाइम अभी गिवन है 2 वो दिया, तो इसकी वैल्यू है 2। ऐसे ही P3 की डेडलाइन है 8 माइनस 0 माइनस एग्जीक्यूशन टाइम 2, तो इसका आया 6। सो आउट ऑफ दी 3 वैल्यूज जो आपकी मिनिमम है दैट इज द 2, तो यानी कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है 2, जो कि इसकी है P2 की, तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसाइड करता है यस P2 की जो वैल्यू है दैट इज द मिनिमम, सो P2 की फर्स्ट शेड्यूलिंग होगी, यानी कि P2 को पहले CPU असाइन होगा, तो यहाँ पे आपका 0 पॉइंट पे P2 स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन करना, तो P2 स्टार्ट हुआ 0 to 1, अब 1 पे अगेन स्लैक टाइम कैलकुलेट होगा, इसमें यही है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, जितना जैसे 1 2 3 हर एक इस टाइम पे इनका स्लैक टाइम कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो स्लैक टाइम की वजह से ही इनकी जो प्रायोरिटी है वो डायनामिकली चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पे देखो, फिर से स्लैक टाइम कैलकुलेट करो तीनों के लिए, तो ये मैंने यहाँ किया हुआ है कैलकुलेशन, ये सेकेंड राउंड है 1 वाली रिलीज टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले P1 के लिए डेडलाइन D7 माइनस, अब रिलीज टाइम चेंज होगा, 1 पे हमें शेड्यूल करना है कोई प्रोसेस, तो रिलीज टाइम अब आपको क्या लेना है 1, तो यहाँ पे आपका रहेगा 1 माइनस रिमेनिंग एग्जीक्यूशन, अभी इसकी एग्जीक्यूशन हुई नहीं है तो 3 का 3, तो इसकी वैल्यू आई 4। ऐसे ही नेक्स्ट P2 के लिए, P2 की डेडलाइन है 4 गिवन है, माइनस अब रिलीज टाइम हमने 1 लेना है, माइनस अब इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कितना है, क्योंकि P2 एक बार एग्जीक्यूट हो चुका था 0 to 1 में, एक यूनिट उसने कर ली अपनी, तो इसलिए इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन अब चेंज हो जाएगा, वो क्या रहेगा 1, तो इसकी वैल्यू आई 2। उसके बाद नेक्स्ट P3 के लिए, P3 की डेडलाइन कितना है 8,
माइनस रिलीज टाइम 1 ही लेना है, माइनस इसका जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है वो 2 ही रहेगी, 2 ही गिवन है क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग हुआ है। तो इसका वैल्यू आया कितनी आई 5। ठीक है, तो इन तीनों में से लीस्ट अभी भी किसकी है, P2 की है। तो जिसकी लीस्ट उसको ही प्रायोरिटी ज्यादा है, तो P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अभी भी P2 ही एग्जीक्यूट करेगा 1 पे भी। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 1 पे अगेन P2 को ही एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो अब P2 एग्जीक्यूट हो गया 1 to 2। नाउ एट 2 अगेन कैलकुलेट करना है हमें स्लैक टाइम। ठीक है, अब एक चीज देखो, P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है टोटल वो है 2। ठीक है, और 2 यूनिट के एग्जीक्यूशन P2 ने कर लिया, और इसका टाइम स्लॉट पहला कौन सा है 0 to 5। तो 0 to 5 में P2 ने एक बार अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया। ठीक है, तो अब हमें दोबारा से इस पूरे टाइम पीरियड में यानी कि 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5 में P2 के लिए स्लैक टाइम कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक प्रोसेस एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है अपने टाइम स्लॉट में, दोबारा वो कर ही नहीं सकता। तो अब जो आप एट 2 पे फाइंड आउट करोगे स्लैक टाइम, वहां पे P2 के लिए टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिंपली जो रेस्ट ऑफ द 2 प्रोसेस है उसके लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि 0 to 5 के स्लॉट में P2 एक बार अपना एग्जीक्यूशन उसने कर लिया। तो P1 और P3 के लिए देखो, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया इसको क्योंकि हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी P2 की। सो P1 का देखो, P1 की डेडलाइन है 7 माइनस, अब जो आपका फेज की वैल्यू है वही होगी 2 पे हमें शेड्यूल करना, तो दैट्स वाई अब आगे आपका T की वैल्यू 2 माइनस इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन 3 ही है, स्टार्ट ही नहीं हुआ ये। सो इसका जो वैल्यू आई स्लैक टाइम की हुआ कितना है 2। ठीक है, P2 के लिए करना ही नहीं। P3 8 डेडलाइन माइनस अब फेज की वैल्यू है 2 माइनस रिमेनिंग एग्जीक्यूशन अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो एक की वैल्यू आई 2, एक की आई 4, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है P1 की। तो नेक्स्ट जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसको शेड्यूल करेगा 2 पे, P1 को। ठीक है, तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट एट 2 P1 विल बी, ठीक है, P1 का हो गया। अब 3 पे देखो, फिर से स्लैक टाइम फाइंड आउट करो क्लास 3 पे। सो 3 पे स्लैक टाइम फाइंड आउट करोगे फॉर P1 एंड P3। P2 के लिए तो करना ही नहीं अभी 5 तक, तो P1 के लिए करो 7 माइनस रिलीज टाइम क्या है 3 पे आना है उसको, माइनस P1 की रिमेनिंग एग्जीक्यूशन, P1 ने 1 यूनिट कर लिया अपना 2 to 3 में, तो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कितना बचा इसका 2। सो कितना वैल्यू आई आपकी 3 to 5 2 है। ठीक है, P2 के लिए नहीं करना, P3 के लिए, P3 की वैल्यू है 8 माइनस अब फेज की वैल्यू कितनी है 3 माइनस इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कितना है 2 इक्वल्स टू 3 और 2 5, कितना हुआ 3। ठीक है, तो ये आपकी अब वैल्यू आई है स्लैक टाइम की P1 के लिए और P3 के लिए। सो जो आपका ये P1 है ये कम है, यानी कि इसका स्लैक टाइम कम है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को ही 3 पे भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने 3 to 4 P1 को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, नाउ एट 4 पे अगेन P2 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है 5 तक, तो P1 और P3 के लिए चेक करेंगे फिर से 7 माइनस 4 क्योंकि अब फेज वैल्यू है 4 माइनस अब इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कितना है, P1 ने 2 कर लिया 2 to 3, 3 to 4 में P1 कर चुका है, अब एक रह गया इसका, तो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन इज 1, सो इट विल बी 2। आफ्टर दैट P3 के लिए 8 माइनस 4 माइनस 2 6, सो 4 और 2 6, इधर भी आया आपका 2। अब क्या हो गया टाई, यानी कि दोनों की ही स्लैक टाइम वैल्यू आपकी कितनी आ गई है सेम 2 2। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जो ऑलरेडी रन कर रहा है। ठीक है, अगर आपका स्लैक टाइम वैल्यू प्रोसेस की सेम आती है तो कौन सा प्रोसेस रन करेगा आगे, जो पहले से ही कर रहा है। जैसे पहले से यहाँ पे कौन सा कर रहा है P1, हमें P1 और P3 में से चेक करना था। अब 4 पे दोनों का सिलेक्ट टाइम सेम आया है, तो दोनों का सेम आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको एग्जीक्यूट कराएगा, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो 4 to 5 में P1 ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया टिल 5, P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब देखो P1 की जो वैल्यू है टाइम पीरियड की वो है 20, यानी कि P1 का ये लिखा है नीचे एक स्लॉट है पूरा 20। तो अब ये देख लो आप
P1 तो आगे आएगा ही नहीं, क्योंकि अपना 20 वाले एक स्लॉट में उसने एक बार अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लिया, ठीक है, क्योंकि 20 स्लॉट था, 3 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन ही चाहिए थी, 3 यूनिट उसकी कंप्लीट हो गई है। तो अब P1 के लिए आपको सिलेक्ट टाइम कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जस्ट फॉर P2 और P3 के लिए अब आगे आप चेक करोगे, ठीक है। आपको एट 5 पे अब आपको दिख रहा है कौन रिलीज हो रहा है, P2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब जो ये P2 रिलीज हो रहा है 5 पे, तो जब अगेन रिलीज होता है कोई भी प्रोसेस किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, तो ये वैल्यू नहीं लेनी होती आपको आगे फेज के लिए, यहाँ से आपको जो वैल्यू लेनी है 0 लेनी है, ठीक है। P2 के लिए 0 1 2, देखो 3 4, फिर P2 फिर से रिलीज होगा 10 पे, तो फिर से यहाँ पे 0, ऐसे ही 1 2 3 4, फिर 15 पे फिर से होगा वो, फिर 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में दोबारा रिलीज होगा तो उसको दोबारा 0 से स्टार्ट करनी है फेस वैल्यू लेना, वो उस नंबर से नहीं करना जैसे 5 6 7 8 है, ये नहीं करना, सिंपली दोबारा रिलीज हो रहा है तो दोबारा 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। P1 तो हमें दोबारा देखना ही नहीं, क्योंकि उसने तो एक बार अपना एग्जीक्यूशन कर लिया 20 तक में। P2 को हमें चेक करना है, तो इसलिए मैंने P2 का आपको रिलीज टाइम पता है, फिर से क्या क्या रहेगा। अब P3 का भी रिलीज टाइम देख लो, P3 के लिए जो एक स्लॉट है वो क्या है 0 to 10, तो P3 के लिए तो अभी यही वैल्यू चलेगी 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे ही 10 आएगा तो P3 सिस्टम में दोबारा रिलीज हो रहा है, तो अब 10 से P3 के लिए फिर से 0 स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अगेन 0। समझ में आ गया कैसे लेना है ये वैल्यू फेज की। अब हम थे 5 पे, ठीक है। 5 पे P1 छोड़ दो, P1 करना ही नहीं, P2 और P3 का सिलेक्ट टाइम फाइंड आउट करो। P2 के लिए तो देखो ये पूरा एक नया स्लॉट है 5 to 10, क्यों, क्योंकि अब ये दोबारा से अपना एग्जीक्यूशन लेगा, तो P2 का जो इनिशियल वैल्यू थी सारी वही लेनी है अब आपको, ठीक है। P3 कंटिन्यू है, अभी P3 का एक ही स्लॉट चल रहा है, तो P3 के लिए ओल्ड जो चल रहा है उसकी वैल्यूज वही लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं नीचे कर रही हूँ फाइंड आउट P2 की सिलेक्ट टाइम। P2 की डेडलाइन कितनी है, P2 की डेडलाइन 4 माइनस रिलीज टाइम, अब P2 का रिलीज टाइम लेना है आपको 0 माइनस, अब क्या रहता है रिमेनिंग एग्जीक्यूशन, क्योंकि अब P2 दोबारा से स्टार्ट हुआ है नए स्लॉट में, तो जितना उसका एग्जीक्यूशन टाइम है उतना ही लेना, तो 2, सो इट विल बी द 2। ऐसे ही P3 के लिए करो आप, P3 की डेडलाइन गिवन है 8 माइनस P3 का फेज 5 ही रहेगा, क्योंकि P3 का भी एक ही स्लॉट चल रहा है, तो P3 का 5 माइनस P3 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन, P3 तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये 2, तो कितना है आपका 5 और 2 7 8 7 1, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब इन दोनों में से जिसकी सिलेक्ट टाइम कम है वो शेड्यूल होगा, इन दोनों में से आपको दिख रहा है P3 की सिलेक्ट टाइम कम है 1 है, तो एट 5 पे ऑपरेटिंग सिस्टम P3 को चांस देगा, P3 अब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, हो गया 5 to 6, नाउ 6 पे अगेन आपका सिलेक्ट टाइम कैलकुलेट होगा P2 P3 दोनों के लिए, सो P2 इक्वल्स टू डेडलाइन है 4 माइनस इसका आप फेज कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका जो एग्जीक्यूशन है अभी स्लॉट में तो हुई नहीं है, तो 2 की 2 इक्वल्स टू कितना हुआ 1। ऐसे ही P3 के लिए करो, P3 की डेडलाइन क्या है 8 माइनस नेक्स्ट क्या है यहाँ पे फेज, P3 का फेज क्या है, कौन से पॉइंट पे हमें शेड्यूल करना है 6 पे, माइनस लास्ट इज द एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग, सो P3 का कितना है टोटल एग्जीक्यूशन, देखो 2 है, एक उसने कर लिया, एक हो गया P3 का, तो नाउ 1 रिमेनिंग, तो यहाँ पे 6 और 1
7, तो 8 - 7 इज 1 आल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम वही हो गया, टाई हो गई, P2 की भी 1 आ गई, P3 की भी 1 आ गई। करना क्या है आपको अभी बताया था, जो प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहा है उसे रन करवाना है। तो P3 ऑलरेडी रन कर रहा था, तो अब आपका 6 to 7 में भी P3 ही रन करेगा। तो P3 ने एग्जीक्यूशन कर लिया। ठीक है, तो 6 to 7 इसका एग्जीक्यूशन हो गया। अब हमें दिख रहा है P3 को 2 ही चाहिए था, 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था एग्जीक्यूशन के लिए, वो उसने अपना कर लिया। ठीक है, तो अब इसका जो टाइम पीरियड था 10 का था, यानी कि 0 to 10 इसका एक स्लॉट है। तो अब आपको ये देखना है कि P3 तो अब आना ही नहीं है 10 तक। ठीक है, क्योंकि 10 तक में उसने एक बार अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया। P1 नहीं आना, P3 नहीं आना, बचा कौन, P2। तो सिंपली इस वाले स्लॉट में आप अब P2 को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। P2 का टोटल एग्जीक्यूशन कितना चाहिए, हमें 2 का ही चाहिए। तो सिंपली बिना स्लैक टाइम फाइंड आउट किए यहाँ पे आप P2 को लिख सकते हो, क्योंकि P1 और P3 दोनों ही स्लॉट में नहीं आ सकते। तो ये P2 को 2 ही चाहिए था, P2 भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अब 10 तक ना P1 आ सकता है ना P2 आ सकता है, क्योंकि P2 को 2 ही चाहिए था, वो उसने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। ना P3 आ सकता है, P3 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। तो ये जो आपका स्लॉट रहता है, दिस इज नोन एज अ आइडल स्लॉट और आइडल स्टेट फॉर द सिस्टम। इस स्लॉट में यानी कि 9 to 10 वाले स्लॉट में जो सिस्टम है वो बिल्कुल आइडल रहता है, वो कोई वर्क नहीं करता। ये बना स्लॉट 9 to 10। ठीक है, 10 to 11 के लिए तो अभी चेक करेंगे, 9 to 10। ठीक है, समझ में आया, आगे ऐसे ही कंटिन्यू करना है, वैसे आप कर भी सकते हैं, अब टाइम अप भी होने वाला है। ठीक है, जो रह जाएगा जितना खुद ट्राई करना आगे इसको कंप्लीट करने की, अदरवाइज कल तो मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक है, सो 10 पे अगेन अब सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन रिलीज हो रहा है। 10 पे आपका P3 और P2 दोनों ही रिलीज हो रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। P3 जिसका टाइम स्लॉट जो है 0 to 10, 10 to 20 का था, तो 10 पे वो तो रिलीज हो ही रहा है। ऐसे ही P2 वो 5 का था, तो वो भी रिलीज हो रहा है। तो दोनों के लिए ही अब रिलीज टाइम जो चलेगा 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो अब फाइंड आउट करो P2 P3 के लिए स्लैक टाइम 10 पे अगेन। सो P2 का डेडलाइन कितनी है, P2 की डेडलाइन 4 माइनस नेक्स्ट इज द रिलीज टाइम, अभी स्टार्ट हुए फिर से 0 माइनस रिमेनिंग टाइम। P2 का रिमेनिंग यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम है 2, तो 2। ऐसे ही P3 के लिए, P3 का आपका डेडलाइन देखो 8 माइनस अभी स्टार्टिंग है 0 माइनस अभी इसका क्या लेफ्ट है एग्जीक्यूशन टाइम। P3 के एग्जीक्यूशन है 2, दैट विल बी 6। दिख रहा है आपको, P2 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि P2 की स्लैक टाइम कम है, तो सिंपली यहाँ पे आपका P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद 11 पे फिर से सिलेक्ट टाइम फाइंड आउट होगा। P2 का जो सिलेक्ट टाइम आएगा आपका वो क्या आएगा 4 माइनस स्पेस कितना लेंगे, अब दोनों के लिए 1 लेना है, माइनस रिमेनिंग एग्जीक्यूशन P2 की 1 क्योंकि 1 हो चुकी है, तो ये है आपका फिर से 2। नाउ फॉर P3 8 माइनस 1 माइनस 2, ये कितना है आपका 5। ठीक है, फिर से आपकी किसकी टर्न आएगी P2 की। तो 11 पे भी आपका कौन एग्जीक्यूट होगा P2। तो P2 का कितना था 5 का, तो P2 अब आपको दिख रहा है 2 यूनिट की एग्जीक्यूशन उसने कर ली इस स्लॉट पे। सो 10 to 15 में P2 तो अब आ ही नहीं सकता, सो P1 वैसे ही नहीं आ सकता, तो P3 बचा। P3 को सिंपली विदाउट कैलकुलेशन ऑफ स्लैक टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो P3 ने अपना यहाँ एग्जीक्यूशन लिया, P3 ने अपना यहाँ एग्जीक्यूशन लिया, देखो हो गया। अब P3 भी नहीं आ सकता 20 तक, क्योंकि P3 का 10 to 20 स्लॉट था दूसरा, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया। बचा कौन P2 को 15 से फिर से आप शो कर दो, बस फिर रेस्ट ऑफ जो रह जाएंगे स्लॉट वो आइडल रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये एग्जांपल देना है इसका सिलेक्ट टाइम का। एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली